शुरू करें। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। चूंकि समय बदल गया है और अब ज़्यादातर काम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही हो रहे हैं, है ना। न्यायाधीश बन जाओगे तो बढ़िया लैपटॉप मिलेगा तुम्हें, हाँ, बढ़िया महंगा वाला, और इंटरनेट फ्री मिलेगा, बट उसमें विंडो नहीं होगी, विंडोज नहीं होती उसमें लाइनक्स होता है। विंडो डलवा ही नहीं सकते, विंडो नहीं डलवा सकते आप, उसमें लाइनक्स होगा, और विंडो डलवाओगे तो दिक्कत में आ जाओगे, क्योंकि विंडो डलवाते ही कोई भी हैक कर लेगा, उसमें लाइनक्स डल के आता है। शायद पहला ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स ही था, है ना। हम पुराने ज़माने के हैं थोड़े, तो हमने तो लेकिन पहला ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स था, उसके बाद विंडोज़ आ, और विंडो के बाद तो फिर और भी आ गए, और अभी इंडिया भी एक लॉन्च कर रहा है अभी, हाँ, गूगल की टक्कर पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिया में भी बन रहा है। नाम अभी मुझे उसका याद नहीं आ रहा, अभी बनाया अभी है, वो नया सिस्टम आ रहा है काम करने के लिए। जैसे चाइना वालों ने किया है ना अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम, उन्होंने अपना बना लता है, विंडो लतिया दी उन्होंने, ऐसी इंडिया भी कर रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट की तो खैर ऐसे क्या बैंड बजेगी, बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा। तो कोई भी कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कही जाएगी अगर उसको कम्युनिकेट किया गया है थ्रू कंप्यूटर, थ्रू फोन, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम यूज करके आपने अगर कुछ कम्युनिकेट किया है तो वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कही है। पहले सिंपल से सब वर्ड्स में सीखो, समझ। जैसे मेल भेजा, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, एसएमएस भेजा, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, व्हाट्सएप मैसेज भेजा, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। वो हर इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन मानी जाएगी जिसका मीडियम, जिसका माध्यम कंप्यूटर सिस्टम है और इंटरनेट सिस्टम। अगर उसके माध्यम से कोई भी थ्रू उसके कोई भी कम्युनिकेशन किया गया है वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कहा जाता है। चाहे हम उसे एसएमएस कहें, चाहे हम उसे एमएमएस कहें, चाहे मेल कहें, कुछ भी, वो किसी भी प्रकार की कम्युनिकेशन हो सकती है। इवन देन मोबाइल फोन पर बात करके जो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं वो भी जब कोर्ट में पेश होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ही कहा जाएगा, क्योंकि उसको कम्युनिकेट करने के लिए जो मोड यूज किया गया है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मोड, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक। डेफिनेशन पढ़ो, तब तक मैं कॉपी खत्म करता हूँ। मैं पढ़ूं? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मीन्स द कम्युनिकेशन ऑफ एनी रिटन, वर्बल, पिक्टोरियल, इंफॉर्मेशन और वीडियो कंटेंट transmitted or transferred whether from one person to another or from a device to a person। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को या एक डिवाइस से किसी दूसरे व्यक्ति को। बाय मीन्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू जो कम्युनिकेशन होगा
ये एक एक लाइन में याद रखो। पहले कोई तुमसे कहे कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, तो झटके से बोलो कि कम्युनिकेशन प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। इंटरव्यू देते समय एक चीज का याद रखना, भगवान करे सभी इंटरव्यू दो, हम तो रोज ही दुआ करते हैं, उत्तर कभी भी लंबा मत देना। वो पूछे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या है, तो ये परिभाषा पूरी मत सुनाने लगना, कतई नहीं। एनी कम्युनिकेशन विच इज ट्रांसमिटेड थ्रू अ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इज अ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। उत्तर ऐसा होता है इंटरव्यू में कि पूरा भी हो गया और अगले क्वेश्चन के लिए स्कोप भी छोड़ गए। एक याद रखना, इंटरव्यू देना भी एक आर्ट है। कितनी बड़ी आर्ट है कि तुम इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति को उसी सब्जेक्ट में घुमाते रहो जो सबसे अच्छा है तुम्हारा, लेकिन वो बड़ा चक्कर है। वो तुमसे 2 क्वेश्चन पूछेंगे और तुमने एग्जैक्ट पिन पॉइंटेड रिप्लाई किया, फिर वो उस सब्जेक्ट में तुमसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। वो समझ जाते हैं कि इसके इसमें बहुत गहरी पकड़ है। अब दूसरे पे तो पकड़ हमारी सब पर इतनी है कि तुम्हें हम कंफ्यूज कर देंगे कि तुम हमसे क्या पूछो। 5 मिनट बाद तुम 5-10 क्वेश्चन पूछने के बाद ये कह दो मुझे ठीक है क्या पूछोगे, वो पूछो ना हमसे। कंप्लीट प्रिपरेशन तो इसी को कहते हैं। कंप्लीट प्रिपरेशन ये होती है कि यार प्री है 1 महीने बाद, 1 महीना यार कल नहीं तो ले लो। मेन से 2 महीने, 2 महीने का टाइम यार कम मिला, 2 महीने में तो यार तुम आसमान जमीन पे ला देंगे, कैसी बातें करते हो। लेकिन ये होगा तब जब एक बार आपने पूरे मनोयोग से पूरे विषय पढ़ लिए हैं, चीज़ों को समझ लिया है और लिख कर देखना है। एक्सप्रेशन, वो शब्द आपको सब समझ में आता है, बेरे एक एक चीज़ समझ में आती है, लेकिन जब हम आपसे कहें कि इसे एक्सप्रेस करो थ्रू वर्ड्स, थ्रू योर वर्ड्स, जब मैं टेस्ट लूँगा मेंस के तब तुमसे कहूँगा कि लिखो, तब तुम्हारी कलम भी नहीं चलेगी। वो है दिमाग में सब, लेकिन शुरू कहाँ से करें, कैसे शुरू करें, क्या लिखें, क्या नहीं लिखें। तुम्हारी आदत LLB की पड़ी हुई है कि जब तक 7-8 पेज का आंसर ना हो खुद कोई सेटिस्फेक्शन नहीं होता है ना। भले फिर गप्पे लिखनी पड़े उसमें, वो एक अलग बात है। अंग्रेजी में तो चाहे कुछ भी लिखो। वैल्यूएशन कैसे होता है तुम्हें एक बार हम दिखा लाएंगे तो तुम्हारा LLB का तुम्हारा एग्ज़ाम ही देने का मन नहीं करेगा, ऐसा वैल्यूएशन होता है। इसलिए लेकिन कंपटीशन इज़ अ डिफरेंट कंपटीशन। बिल्कुल जो LLB में तुमने किया उसको सबको भूल जाओ। अब तुम्हें हर चीज़ नए सिरे से करनी, बहुत पिन पॉइंटेड आंसर देने, कोई लेंदी आंसर्स नहीं देने हैं। जितना पूछा उतना जवाब। क्वेश्चन 1 नंबर का है तो हमसे 4 लाइन में जवाब देंगे, और तुमको 1 पेज में चाहिए तो नंबर 2 4, 1 पेज में ले लो। नंबर 2 8, 4 पेज में ले लो। ये आर्ट है कि कोई तुमसे पूछे कि ब्रीफ समझा। जैसे अभी हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को 1 लाइन में बताओ, इसमें तो लिखी है खूब बड़ी सी, 1 लाइन में बताओ। 1 लाइन में बता देंगे, एनी कम्युनिकेशन विच हैज बीन ट्रांसमिटेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। अब हमने ये बता दिया तो अब इंटरव्यू लेने वाला दूसरा सवाल मालूम तुमसे क्या पूछेगा, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो तुम चाह रहे थे। क्या हमारी रिप्लाई में से एक क्वेश्चन और निकल कर आए, फिर बताएंगे वो सेल फोन हो सकता है, वो वायरलेस हो सकता है। इंटरव्यू के पहला 2 मिनट क्रूशियल हो, फर्स्ट 2 मिनट्स बड़े क्रूशियल हो। टांगें काँप रही होती हैं, ये गले में कुछ अटक सा जाता है। हमने तो, मैंने क्या कहा, 72 बार इंटरव्यू से बाहर हुए हैं ज़िंदगी में। 72 बार। जुडिशरी के तो 5 ही हैं और 3 UPSC के हैं
इतनी बार इंटरव्यू से बाहर हुए तो हमें तो सब आइडिया है कि वहाँ क्या क्या तुम्हारे साथ घटित होगा। ठीक है, पढ़ लो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। हो गया। हाथ तलवार मतलब भगवान डिसाइड करके बैठे थे कि आपको बनाना नहीं है। और क्या। हाँ, जब हमने आखिरी बार एडीजे का एग्ज़ाम दिया था, एमपी एडीजे का 2006 में 5 में, तो ऐसे ही अपनी जन्म कुंडली दिखाने गए हम, तो उनने कुंडली देख के ही कह दिया था, पंडित जी काहे को परेशान हो रहे, सिलेक्शन होगा नहीं। मेंस निकल गया, हम टॉपर हैं। हम फिर गए, हमने कहा भाई साहब हम टॉपर हैं। बोले देख लो, वैसे तो तुम्हारी जन्म कुंडली में कोई योग नहीं है और इंटरव्यू से बाहर, और बाहर हुए नहीं, किए गए। हम अगर अपनी फाइल तुम्हें पढ़वा दें तो तुम्हें ये लगेगा इससे गहरा इनजस्टिस इस इंडिया में किसी के साथ हो नहीं सकता। अभी राइट नाउ अगर हम उस समय पोस्टिंग हो गई होती तो राइट नाउ में एलिवेट होकर हाईकोर्ट जज हो गया होता। मेरी उम्र कुल 37 साल थी उसमें। डीजे तो कब के बन गए होते, हाई कोर्ट जज बनने होते। बीती ताए बिसार दे आगे की। इसलिए हमें कोई दुख भी नहीं है। तुम्हें लगता है कि हम डिप्रेस्ड पर्सन है, नेगेटिविटी भरी हुई है, तुम्हें लगता है कि देखो हम डिप्रेस लगते हैं तुम्हें? हम दूसरे को डिप्रेशन में ला दें, तुम कैसी बातें कर रहे हो? इलेक्ट्रॉनिक मीन्स हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। कुछ पूछना है, कोई इंटरप्रिटेशन किसी शब्द का, किसी लाइन का? नहीं, चलो हाई कोर्ट पढ़ते हैं। अब हाई कोर्ट, इसमें जो हाई कोर्ट लिखा है उसको तो ठीक है जो इसमें लिखा है, लेकिन इसे कोई तुमसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय हाई कोर्ट, तो हाईएस्ट अपीलाट कोर्ट इन अ स्टेट इज अ हाई। अपीलों का किसी राज्य में सर्वोच्च न्यायालय, आखिरी अपील हाई कोर्ट में ही होती है, सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट में तो स्पेशल लीव लगती है तो अपील होती है। एज ऑफ राइट आप सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट में अपील करना तुम्हारा राइट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर है इस मामले में, आपको पहले लीव लेनी पड़ेगी। लेकिन हाई कोर्ट तक अपील करना राइट। हाई कोर्ट का मतलब क्या कि हाईएस्ट अपीलाट कोर्ट इन एनी स्टेट, किसी भी राज्य में अपीलों का सर्वोच्च न्यायालय हाई कोर्ट है। स्टेट में सबसे बड़ा कोर्ट तो हाई कोर्ट है। ठीक है, आगे पढ़ो। अब मैं एक चीज और बता दूं, जैसे अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी है, वहां हाई कोर्ट नहीं है, तो फिर उसकी अपीलें कहाँ होती है? कोलकाता। तो अंडमान निकोबार का हाई कोर्ट पढ़ो जैसे। और तीसरा वाला क्लॉज जो मैंने पहले बोला कि किसी भी राज्य में, किसी भी स्टेट में क्रिमिनल अपील सुनने के लिए जो हाईएस्ट कोर्ट है, क्योंकि अपन सीआरपीसी पढ़ रहे हैं तो यहाँ क्रिमिनल अपील लिखी जाएंगी। क्रिमिनल अपील हाई कोर्ट में अपील होती है, हाई कोर्ट में, और अपील, रिव्यू, रिवीजन ये हाई कोर्ट में होते हैं। हाई कोर्ट में ट्रायल थोड़ी होते हैं। तो किसी भी स्टेट में अपीलों का हाईएस्ट कोर्ट जहाँ अपील होती है, हाईएस्ट कोर्ट सबसे बड़ा न्यायालय जहाँ अपील होती है वो हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट अपीलाट कोर्ट नहीं है। आप कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ाएंगे तो मैं बता देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अपील सिर्फ और सिर्फ अनुमति से ही होती है, बिना अनुमति के एज ऑफ राइट आपकी कोई अपील वहाँ नहीं है। अधिकार पूर्वक अपील तो आप हाई कोर्ट तक कर सकते हैं, इसके बाद आपका राइट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का प्रिविलेज है
कि वो अगर आप पहले आप, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन जाती हैं तो पहले इस बात पर चर्चा होती है कि लीव ग्रांट की जाए कि नहीं की जाए। तो प्राइमा फेसाई आर्गूमेंट तो पहले इसी बात पर होंगे कि इस मैटर में ऐसे कौन से क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व हैं, कौन से लीगल इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व है जो यहाँ तक मैटर आया है, और क्या वो इंटरप्रिटेशन जरूरी है। अगर जरूरी लगते हैं सुप्रीम कोर्ट को तो वो लीव ग्रांट करता है, अदरवाइज वो लीव ही ग्रांट नहीं करेगा, पिटीशन वही खत्म होगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जितने जजमेंट पढ़ोगे, जजमेंट के आखिरी में एक दो शब्द लिखे होंगे, लीव ग्रांटेड। कोई भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का पढ़ना, उसमें नीचे लिखा होगा लीव ग्रांटेड, क्योंकि अगर लीव नहीं दी गई होती तो हियरिंग ही नहीं होती। तो लीव ग्रांट हुई है इसीलिए तो हियरिंग हुई है, नहीं तो बिना अनुमति के वहां कोई अपील होती। हो गया, आगे बढ़े। अन्य संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में मतलब संघ राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटरी, उसको फिर अन्य संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में पहले दूसरे वाले में बता दिया था वो तो। हाँ संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में। हाँ, अन्य संघ राज्य अगर जैसे पौंडीचेरी है, चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में तो बना ही है, चंडीगढ़ का हाईकोर्ट तो तीन स्टेट लगा लो, पंजाब, हरियाणा और यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़। 3 हाईकोर्ट का एक हाईकोर्ट है, 3 स्टेट का एक हाईकोर्ट। पौंडीचेरी में अभी बना है, नहीं उससे पहले तमिलनाडु था पौंडीचेरी। दादरा नगर हवेली का अहमदाबाद है, गुजरात हाईकोर्ट लगता है। वो तो है, यूनियन टेरिटरी है कि नहीं है, लेकिन हाईकोर्ट अहमदाबाद। तो क्या अपील है सब, बहुत छोटी सी जगह, 5 लाख की पॉपुलेशन में हाईकोर्ट बनाते हैं हैं? ऐसा थोड़ी, हाईकोर्ट बनाने का मतलब समझते हो कितना खर्चा होता है। हाईकोर्ट का एक जज बड़ा भारी पड़ता है, लगता है कि सैलरी जरा सी है। बाकी तो एक मुकदमा डिसाइड करे जिंदगी भर मजे करे, और क्या, एक केस डिसाइड करे जिंदगी भर मजे करे। कभी कभी ऐसी उलझ जाती है। ये रायरू है अपना, रायरू, यहाँ पर एक डिस्टिलरी बनी हुई है, रायरू डिस्टिलरी का एक्साइज का चोरी का केस है, करीब 4.5-5 अरब रुपए। हाई कोर्ट ने उसमें को ऑर्डर कर दिया, उस ऑर्डर के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में अपील हो गई, वो सुप्रीम कोर्ट से रिमांड होकर हाई कोर्ट में फिर आ गया, आज तक पड़ा हुआ, वो डिसाइड नहीं हो। हाई कोर्ट खुद फंसा है उसमें, ऐसा ऑर्डर कर गए। माई लॉर्ड है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हैं, कुछ भी करें उनकी मर्जी। तुमने देखा ही होगा उनका व्यवहार कैसा होता है? अडवाणी पावर है उनका, संवैधानिक पद है, बात ही खत्म हो गई। कोई नियम नहीं है, हम जो बनाएंगे वो नियम, अपने रूल वो खुद बनाते हैं। उन पर ना CPC लागू है, ना CRPC लागू है, ना एविडेंस लागू है, जो उन्हें समझ में आएगा वो लागू है, बात खत्म हो गई। तुम खूब समझाते रहो, हमें समझ में नहीं आ रही, ये डली है, खत्म कर। मैंने प्रैक्टिस ही इसीलिए छोड़ी। जरा सा लेट हो जाते हैं। वो ईगो तो इतना सॉफ्ट है ईगो, हे भगवान ने छू दो वही में हर्ट हो जाता है। इतना सॉफ्ट ईगो है हाईकोर्ट जज, छू देने भर से ही हर्ट हो जाता है वो। हाँ तुमने ठीक है, निंदा रस बड़ा प्रिय रस है, सारे रसों से आप ऊब जाएंगे एक समय के बाद। निंदा एक ऐसा रस है, तुम दिन भर लगे रहो, ऊबोगे नहीं। श्रृंगार रस से भी 1 घंटे बाद ऊब जाओगे, बंद करो यार। लेकिन निंदा रस तो अपूर्व आनंद देता है ना। और इससे आदमी कभी 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 चाहे तो सवेरे से लेकर शाम तक निंदा होती है। चलो अगली डेफिनेशन पढ़ेंगे। इंक्वायरी, 3 शब्द समझ लो। आपको मैं थोड़ी ये बड़ी, देखो मैं ये सब बातें बोल रहा हूँ, आप जब पेपर देंगे तब आपको ये याद आएगा कि सर ने क्लास में क्या बताया। विश्वास रखो, जो लोग पेपर दे के आए हैं उनका ये बिल्कुल परफेक्ट आइडिया है। तुम्हें ये लगेगा कि पीछे खड़े खड़े हम तुम्हें आंसर बता रहे हैं। सर अभी सर LLB के एग्जाम में लिखा सर, आपने बताया तुम्हें
एक्चुअल क्या है, हम तुम्हें कोई रटा तो रहे नहीं, हम तो तुम्हारे माइंड में एक फ्रेम बना देते हैं। तो वो फ्रेम बनने से क्या होता है, आंसर अपने आप स्ट्राइक कर जाता है। और रटाने को तो हम बैठ जाए, कल जाओ भाई तुम सुनाओ ये वाली धारा, तुम सुनाओ ये वाली धारा, हम कुछ करेंगे ही नहीं। हाँ बेटा, हाँ क्लास चल रही है। हाँ बेटा। जांच, इंक्वायरी, 3 शब्द है, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल। अन्वेषण, जांच, विचार, तीनों को मैं आपको एक छोटे छोटे से शब्दों में बात कर लूं, बाकी आपके माइंड में पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। प्रोसीडिंग टेकन बाय पुलिस और एनी अदर लाइक अथॉरिटी। प्रोसीडिंग टेकन बाय पुलिस और एनी अदर लाइक अथॉरिटी, इसी प्रकार का कोई प्राधिकारी, रिगार्डिंग एन ऑफेंस, द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। प्रोसीडिंग टेकन फॉर कलेक्शन ऑफ एविडेंस बाय पुलिस or any other authority regarding commission of an offense is called investigation. किसी अपराध के संबंध में साक्ष्य एकत्र करने की जो कार्रवाई पुलिस या अन्य प्राधिकारी द्वारा की जाती है, सीबीआई हो सकती है ना, तो ईडी हो सकती है, तो उसे हम इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। इंक्वायरी, इंक्वायरी और ट्रायल दोनों में अंतर समझिए। ट्रायल सिर्फ एक ही पॉइंट पर होती है, वेदर एक्यूज इज गिल्टी ऑफ द ऑफेंस और नॉट। जहां न्यायालय इस प्रश्न पर कार्रवाइयां करता है कि अभियुक्त अपराध का दोषी है या नहीं, उसे ट्रायल बोलेंगे। वेदर एक्यूज इज अ गिल्टी ऑफ ऑफेंस और नॉट, जो भी कार्रवाई इस प्रश्न के संबंध में की जा रही है, जो भी प्रोसीडिंग इस क्वेश्चन के ऊपर चल रही है, उसे हम ट्रायल बोलेंगे। ट्रायल में यही क्वेश्चन है। और कोई भी कार्रवाई जो मजिस्ट्रेट द्वारा की जा रही है और ट्रायल नहीं है, तो वो इंक्वायरी है। जैसे कोई डॉक्यूमेंट पेश हुआ, एविडेंस एक्ट में बताया गया है कौन से डॉक्यूमेंट एविडेंस में एडमिसिबल है, कौन से नहीं है, साक्ष्य में क्या ग्रहण किया जाएगा, क्या ग्रहण नहीं किया जाएगा। मान लो एक डॉक्यूमेंट एविडेंस में पेश हुआ, अपोजिट पार्टी ने ऑब्जेक्शन किया कि साहब ये डॉक्यूमेंट एडमिसिबल नहीं है क्योंकि ये फोर्ज है, नकली है, जाली है, तो कोर्ट ऐसे ही कर देगा। कोर्ट पहले जांच करेगा कि वो जाली है कि नहीं, क्या ये इन्वेस्टिगेशन है, सॉरी क्या ये ट्रायल है कि इंक्वायरी है। क्योंकि न्यायालय के सामने प्रश्न अभियुक्त के दोषी है, आप निर्दोष होने का थोड़ा ही है, ये साक्ष्य में ग्रहण करने योग्य है कि नहीं है, ये असली है कि नहीं है, ये ट्रायल थोड़ी हो रही है। क्या हो रही है? इंक्वायरी। एनी क्या लिखा है, पढ़ना जरा। अदर देन द ट्रायल, प्रोसीडिंग टेकन बाय मजिस्ट्रेट अदर देन द ट्रायल इज कॉल्ड क्लियर। अब पढ़ो इन्वेस्टिगेशन। वो तो वो एविडेंस का मैटर है, साक्षियों की परीक्षा वो अलग मैटर है। नहीं समझ में? इन्वेस्टिगेशन पढ़ो, बता रहे थे कलेक्शन ऑफ एविडेंस, साक्ष्य एकत्र करने की कार्रवाइयां, चाहे पुलिस करे और चाहे कोई अन्य प्राधिकारी करे, चाहे स्वयं से करे चाहे न्यायालय के आदेश से, उसे हम इन्वेस्टिगेशन। मतलब अकॉर्डिंग करेंगे और एक्ट में नहीं, और एक्ट में भी इन्वेस्टिगेशन होते हैं। किसी एक्ट में इन्वेस्टिगेशन का कोई अलग तरीका बताया गया हो तो वो
उस तरीके से, अन्यथा यहाँ जो बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ो। एक्सप्लेनेशन दिया है इसमें। अगर किसी एरिया में क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड कोई स्पेशल प्रोसीजर हो तो ये उसे प्रभावित नहीं करेगा। अगर किसी लॉ में इन्वेस्टिगेशन का कोई विशेष तरीका बताया गया हो तो सीआरपीसी उसे अफेक्ट नहीं करेगी। जैसे प्रिवेंशन, जैसे सिंपल समझ लो, सीआरपीसी में इन्वेस्टिगेशन थाने का इंचार्ज ऑफिसर करता है, थाना इंचार्ज। सारे इन्वेस्टिगेशन, भले ही वो दीवान की एविडेंस कलेक्ट करके लाए हो, चाहे वो सिपाही बयान लेके आया हो, लेकिन पुलिस रिपोर्ट जिसे हम चालान बोलते हैं, वो टीआई इंस्पेक्टर जो इंचार्ज है थाने का, उसी के साइन से पेश होता है। साइन थाना इंचार्ज के ही होंगे और माना यही जाएगा कि इन्वेस्टिगेशन उसके ही द्वारा किया गया। अब तुम समझ लो, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट बना हुआ है हमारे यहाँ, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। उसमें लिखा है कि डीएसपी से नीचे रैंक का ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। अमूमन कौन करेगा? थाना इंचार्ज जो इंस्पेक्टर रैंक का है। लेकिन उस एक्ट में स्पेशली लिखा है कि डीएसपी रैंक का कम से कम ऑफिसर होगा, वो इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो सीआरपीसी की विपरीत बात हो गई। स्पष्टीकरण तुमको यही बता रहा है कि अगर किसी कानून में कुछ और लिखा हो तो वो फॉलो किया जाए। ठीक है, अगला शब्द जुडिशियल प्रोसीडिंग। जहां एविडेंस एक्ट लागू है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग है, और जिस पर एविडेंस एक्ट के प्रिंसिपल लागू नहीं है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है। अब टेक्निकली जहां शपथ पर साक्ष्य लिया जाता है या लिया जा सकता है, वेयर एविडेंस मे बी टेकन और इज बीइंग टेकन ऑन ओथ इज जुडिशियल। जहां शपथ पर साक्ष्य होगा, गवाहों को शपथ दिला, फिल्मों में देगा, अपने यहाँ होता है क्या? नहीं होता। अपने यहाँ पहली वो एक लाइन टाइप कर लेता है, हाजिर साक्षी रामस्वरूप ने शपथ पर निम्नलिखित कथन किया। हाँ बोलो। हम मथुरा गए एक केस में गवाह बन के, तो हमारे सामने बोला कसम खाओ, रीडर बोला कसम खाओ, हमने कौन की खाए? देखिए तो बड़ा दिक्कत है। बोले कसम खाओगे, तुम जो बोलोगे सच बोलोगे। हमने कौन की खाए बताओ? श्रीमान की खाए, तुम्हारी खाए। बोले भगवान की खाओ। भगवान है नहीं है, हमने उनकी खाए वो खाओ जो सामने हो, हम अपनी खाए जाओ। हम अपनी कसम खाए नहीं, अपनी नहीं, भगवान की। मैं वहां खड़ा देख रहा हूँ। अच्छा, वो सामने जो वकील मुझे क्रॉस कर रहा था, जो क्वेश्चन पूछ पाया क्रॉस में, तीसरे में वो क्वेश्चन ही नहीं बचा। अब हमसे बाद में बोला, वो आप क्या करते हैं? हमने कहा जो आप करते हैं। बोले हाँ, मुझे समझ में आ गया था, आपका चीफ सिर्फ एक पैरा का चीफ है बस, और कुछ आपने बोला ही नहीं है। हमने कहा हम आप जो कर रहे हो हम भी जानते हैं सब कुछ। एक पैरा का चीफ था और 2 क्वेश्चन का क्रॉस था। 2 क्वेश्चन पूछे थे बस, 2, तीसरा पूछे ही नहीं पाए। उन्होंने कहा ठीक है आप जाइए। क्या मैट्रिमोनियल केस। बोले आप गए थे जेवर दिलवाने के लिए लड़की को? हम गए थे। बोले कि कहाँ गए थे? आगरा के सदर बाजार। बोले कहाँ है सदर बाजार? हमें नहीं पता, हम अपनी कार से थे, साथ में गई थी लड़की हमें बताती चली, हम तो ग्वालियर के रहने वाले हैं, हमें आगरा क्या पता। वो हमें लेती गई, हम उसके साथ चलते गए। वो गई दुकान में, मेरे सामने लेते गए। बोले आपने देखे? हमने यहाँ देखा। क्या क्या था? तो हमने कहा लाइन से सुन लो क्या क्या था। जो नहीं था वो भी गिनाया। तो साहब लड़के वाले ने रख लिया, वापस नहीं किया, मोड़। आगे बढ़ो। क्या शब्द है? लोकल जुरिसडिक्शन। अरे तो इससे पहले कुछ था,
जुडिशियल प्रोसीडिंग, जहां एविडेंस ओथ पर लिया जाता है या लिया जाता है, वो प्रोसीडिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग। अब क्वेश्चन आ जाए, क्या आर्बिट्रेशन की कार्रवाइयाँ जुडिशियल प्रोसीडिंग है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वह एविडेंस ओथ पर, किसी भी ट्रिब्यूनल में एविडेंस ओथ पर नहीं होता, इसीलिए ट्रिब्यूनल की प्रोसीडिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है, क्वासी जुडिशियल। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्राधिकरण की कार्रवाइयाँ अर्ध न्यायिक, क्वासी जुडिशियल, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो है ओरल, और जहां ओरल एविडेंस होगी वो जुडिशियल, जहां विटनेस आएंगे वो जुडिशियल, क्योंकि ओथ पर एविडेंस तो ओरल ही होती है। डॉक्यूमेंट भी शपथ पर पेश होते हैं क्या? दस्तावेज पेश करते समय भी कसम खाई जाती है क्या? तो बोलते समय, तो वेयर एविडेंस इज टेकन ऑन और इज टेकन और मे बी टेकन ऑन ओथ इज अ जुडिशियल। शपथ पर साक्ष्य लिया जाता है, लिया जा सकता है, वो न्यायिक कार्य। आगे लोकल जुडिशियल। अब ग्वालियर में 22 मजिस्ट्रेट हैं फर्स्ट क्लास, 22-23 है शायद, अब बढ़ गए हो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं तो कोर्ट जाता नहीं हूँ। हाँ 22 के करीब है, 22 मजिस्ट्रेट। तो ध्यान रखना, पूरे ग्वालियर को 22 जोन में डिवाइड किया, और हर जोन एक मजिस्ट्रेट के ज्यूरिसडिक्शन। ये तो हुई टेक्निकल बात। अब बताते हैं तुम्हें प्रैक्टिकल बात। हर थाने का अपना ज्यूरिसडिक्शन होता है, हर पुलिस स्टेशन का अपना ज्यूरिसडिक्शन होता है कि ये एरिया हमारे ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। और हर थाना, हर पुलिस स्टेशन एक मजिस्ट्रेट के ज्यूरिसडिक्शन में होता है। हर थाने का ज्यूरिसडिक्शन एक मजिस्ट्रेट के पास होता है। तो जो उस थाने का लोकल ज्यूरिसडिक्शन है, वो थाना उस मजिस्ट्रेट के अंडर में है, तो वो लोकल ज्यूरिसडिक्शन मजिस्ट्रेट। अब इसे हम दूसरी भाषा में, वह स्थानीय क्षेत्र, लोकल एरिया विद इन विच any matter if arises shall be tried by a particular court, that is called the local jurisdiction of that। वो विशेष स्थान जिसके अंतर्गत पैदा होने वाले दांडिक मामले किसी विशेष न्यायालय द्वारा ही सुने जाएंगे, वो पूरा क्षेत्र उस विशेष न्यायालय का स्थानीय क्षेत्राधिकार, लोकल ज्यूरिसडिक्शन कहा जाएगा। जैसे इंदरगंज थाना है, तो मजिस्ट्रेट हो, तुम्हारे ज्यूरिसडिक्शन में इंदरगंज थाना है, तो जो इंदरगंज थाने का लोकल ज्यूरिसडिक्शन है वही तुम्हारा लोकल ज्यूरिसडिक्शन है। अगर तुम्हारे अंडर में 2 थाने हैं, तो 2 थानों का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो तुम्हारा लोकल ज्यूरिसडिक्शन है। उस थाने की सीमाओं में जितने भी क्रिमिनल केस होंगे उसमें कॉग्निजेंस तुम लोगे, इसलिए वो तुम्हारा टेरिटोरियल है, लोकल ज्यूरिसडिक्शन का। पढ़ के देखो जरा, फिर बात करें। वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत कोई भी मजिस्ट्रेट अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, मजिस्ट्रेट का क्षेत्राधिकार कहा जाता है। एरिया विद इन विच अ मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजेस हिज पावर इज कॉल्ड लोकल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द मजिस्ट्रेट। इज दैट क्लियर? आगे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती जब तक मजिस्ट्रेट ऑर्डर न करे। नॉन असंज्ञेय, जिसमें मजिस्ट्रेट बिना न्यायालय की अनुमति के संज्ञान नहीं ले सकते।
बिना न्यायालय के आदेश के संज्ञान नहीं ले सकता, कॉग्निजेंस नहीं ले सकता, कार्रवाई नहीं कर सकता। वो अपराध असंज्ञेय या वो मामला असंज्ञेय, नॉन कॉग्निजेबल कहा। ठीक है, पढ़ लिया। अगला नोटिफिकेशन। ध्यान रखें, सरकार कोई भी काम करेगी, कोई भी प्राधिकारी कोई भी आदेश करेगा, कोई भी काम करेगा, जनता को बताएगा। सरकार कोई नया कानून बनाएगी, जनता को बताएगी। कानून में संशोधन करेगी, जनता को बताएगी। न्यायालय बनाए, नए न्यायालय बनाए जाएंगे, वो भी। तो ये सब कहाँ बताया जाता है? गजट में। एक सरकार का न्यूज़पेपर होता है जिसे गजट बोलते हैं, ऑफिशियल गजट। तो मैं देखना हो तो ई गजट देख लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। किसी भी स्टेट की वेबसाइट खोल लो, अलग अलग डिपार्टमेंट उसमें दिए ई गजट। अब तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में गजट आने लगे, पहले पेपर फॉर्म में आते। तो वो सरकार का समाचार पत्र। 2 प्रकार के गजट होते हैं, है ना, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी तो मंथली निकलते हैं, हर महीने का एक गजट निकलता है, वो ऑर्डिनरी गजट। लेकिन कभी कभी बीच में कोई अचानक ऑर्डर करने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो मान लो बीच मंथ में हम कोई नया कानून लागू कर रहे हैं, कोई नया ऑर्डर कर रहे हैं, कोई नई पॉलिसी ला रहे हैं, हमें सरकार जो भी करेगी वो गजट में बताएगी। ये ध्यान रखें। इसका बड़ा लंबा चौड़ा वो है कि बोलना शुरू करेंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा। इग्नोरेंसिया फैसिड एक्सक्यूज है, इग्नोरेंसिया जूरिस नॉन एक्सक्यूज है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल। तथ्य की भूल क्षम्य है, विधि की भूल क्षम्य नहीं है। अब सरकार कानून बना ले और बना के धल ले, फिर जनता से कहे कि विधि की भूल क्षम्य नहीं है। अरे यार, हमें बताओ तो कि तुमने कानून बनाया क्या है। हमें कम्युनिकेट ही नहीं करोगे तो हमें बताएंगे कैसे? सरकार का हमारे घर आएगी कि घर घर जाएगी, हाँ भैया ये नया कानून बन गया है, आज 1 घंटे का लेक्चर तुम्हारे घर में होगा, पूरा परिवार इकट्ठा बैठो, हम तुम्हें बताएंगे कानून क्या बन गया। ऐसा होता है क्या? नहीं। सरकार का एक न्यूज़पेपर होता है, न्यूज़पेपर ही बोलेंगे मुझसे, उसे गजट बोलते हैं। गजट में पब्लिकेशन होता है, और गजट में पब्लिकेशन होने के बाद हर न्यूज़पेपर की ये लायबिलिटी है, हर न्यूज़पेपर की ये ड्यूटी है कि उसे पब्लिश करें। इससे क्यों? क्योंकि कानून का जब तक प्रकाशन नहीं होगा तब तक जनता के ज्ञान में कैसे आएगा, और जब तक वो जनता के ज्ञान में नहीं आएगा, पब्लिक की नॉलेज में नहीं आएगा, तब तक आप ये कैसे कह सकते हैं कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल। जो चीज़ हम जानते ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है, लेकिन एक बार गजट में पब्लिश हो गया तो फिर ये माना जाएगा कि सबकी नॉलेज में, फिर ये माना जाएगा। फिर तुम ये नहीं कहोगे हमने गजट पढ़ा ही नहीं, हमारे घर में आते ही नहीं है गजट। नहीं, इसीलिए न्यूज़पेपर्स में खबरें निकाली जाती है कि पब्लिक की नॉलेज में आ जाए कि नया कानून। अब ये नया बना तो कितना शोर हुआ कि नहीं हुआ, संसद में तमाम पेपरों में निकला, तमाम लोगों ने आर्टिकल्स लिखे। आज भी लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, कोई ज़रूरत ही नहीं थी, ज़बरदस्ती बना दिए, पुरानी आईपीसी का बराबर बेकार थी क्या। ठीक है, वो कहावत कही जाती है कि खाली बनिया क्या करे तो कुछ बाँटे ही तोले। अब सरकार को क्या करे तो कुछ दिखाने के लिए ही करे कि हमने नए कानून। इसमें क्या नया है बताओ? पिछली CRPC जिन लोगों ने हमसे पढ़ रखी है तो बताएं इसमें क्या नया है? कुछ भी नया नहीं है, सफल कर दिया है, सफलिंग हो गई है बस। और जो चीज़ पहले एक धारा में 4 पैराग्राफ थे उनको 4 सेक्शन बना दिए तुमने कुछ नया थोड़ी कर दिया। अकेला कवर पेज चेंज करके काम चल जाता है जबरदस्ती, मतलब कुछ तो होगी। चलो ठीक है। हाँ, नहीं, गवर्नमेंट ही नोटिफिकेशन करेगी। हाई कोर्ट अपने नियमों का नोटिफिकेशन करेगा, हाई कोर्ट कानून का नोटिफिकेशन क्यों करेगा? कानून बनाना हाई कोर्ट का काम थोड़ा ही है। लेकिन हाई कोर्ट अगर उसके रूल्स या रेगुलेशन लागू करना चाहता है तो क्या उसके नोटिफिकेशन को राष्ट्रपति कहा जाएगा? हाई कोर्ट रूल्स बनाएगा, वो रूल्स भी पहले असेंबली में जाएंगे,
हाई कोर्ट सीधे रूल्स बनाकर लागू कभी नहीं कर सकता। हाई कोर्ट नियम बनाएगा, नियम विधानसभा में रखे जाएंगे, वहां से पारित होंगे और पारित होने के बाद वे गजट में पब्लिश होंगे। सर, जो 70% का नोटिफिकेशन आया था, हाँ वो डायरेक्ट लागू हुआ। हाँ, तो वो तो मान है, उसने चैलेंज किया। नहीं गजट में निकला। नहीं तो वो गजट ही कहा जाएगा। हाँ गजट निकलता है गजट। अरे वो तो हट रहा है, नागू साहब बहुत गुस्से में हैं। नागू साहब बहुत गुस्से में। वो मलीबत क्या था, वो थोड़ा मतलब फ्रस्ट्रेटेड इंसान था। वो फ्रस्ट्रेट इसलिए, अरे मैं बता देता हूँ, मैं तो साइकोलॉजी जानता हूँ और मैं भी लगभग उन्हीं के बराबर बैठा हुआ आदमी हूँ। वो सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुँच पाए, तो वो खिसियाट उनकी जो थी वो निकली है। सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुँच पाए, वो उनका बड़ा मन था। और वो चीफ जस्टिस से भी उन्हें लगा चीफ जस्टिस बन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए पहले स्टेट का चीफ जस्टिस बनना जरूरी है। कुछ एक्सेप्शन है जो कभी किसी स्टेट में चीफ जस्टिस नहीं रहे, वो सुप्रीम कोर्ट जज बन गए, जैसे जस्टिस आर.सी. लाहोटी। वो कभी किसी स्टेट के चीफ जस्टिस ही नहीं रहे, हाई कोर्ट जैसे सीधे सुप्रीम कोर्ट जज, चीफ जस्टिस बने ही नहीं। उनकी एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी जिसके कारण उनको डायरेक्ट एलिवेट किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। 1993-94 की बात है, दिल्ली एयरपोर्ट पे बहुत बड़ा हादसा हुआ। ATC होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल की गलती से एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। दिल्ली की सीमा से लगा हुआ एक गांव है चरखी दादरी, हरियाणा में आता है। तो वो दो प्लेन, एक उतर रहा था, लैंड कर रहा था, दोनों प्लेन क्रैश हो गए। लगभग 400-450 लोग ऑन स्पॉट। उसमें जांच करने के लिए कमीशन बनाया गया, जस्टिस R.C. लाहोटी कमीशन। कमीशन बनाया गया था 90 दिन के लिए कि ये 90 दिन में अपनी रिपोर्ट दे देंगे। लाहोटी साहब ने 20 दिन में अपनी रिपोर्ट दे दी। तो ये उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस मानकर, और बाकी की क्या आउटस्टैंडिंग था वो पर्दे के पीछे की बात है, वो हमें यहाँ नहीं करनी चाहिए। वो हमें मालूम है क्या क्या था, यहाँ अच्छा भी नहीं लगता, ठीक है। फिर वही बात है, निंदा रस तो फिर अगली डेफिनेशन क्या है? ऑफेंस। अरे यार ये तो एक लेक्चर बनता है। क्राइम एंड ऑफेंस, हिंदी में एक ही शब्द है, अपराध। चाहे तुम क्राइम कहो चाहे ऑफेंस कहो। तो एवरी ऑफेंस इज अ क्राइम, बट एवरी क्राइम इज नॉट ऑफेंस। याद है कभी बताया हो? ओनली सच क्राइम्स दोज आर पनिशेबल अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स्ड इज एन ऑफेंस। क्राइम तो मोरल भी होती है। तुम अपने बाप को गाली दो, क्राइम है क्या? घर में ड्राइंग रूम में बाप को बिठा के तुम गालियां दो, क्राइम है क्या? क्राइम तो है मोरल, नैतिक, ऑफेंस। लेकिन वही तुम सड़क पर खड़े होकर देने लगे तो पब्लिक प्लेस पर ऑब्सीनिटी हो जाएगी। तो एनी एक्ट और ओमिशन विच इज पनिशेबल अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इज कॉल्ड एन ऑफेंस। कोई भी कार्य जो तत्समय प्रवर्त विधि द्वारा दंडनीय बनाया गया हो, अपराध। ठीक है, यही है। पनिशेबल अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन, मतलब जो कानून आज लागू है उसके तहत वो दंडनीय है। जो कानून लागू नहीं है उसके तहत तो कोई कार्य। कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, आर्टिकल 20, कार्योत्तर विधियों से संरक्षण।
अभी बताया है क्लास में। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज वो होते हैं जो अब ऑपरेशन में नहीं है, जो अब लागू नहीं है। कोई भी कार्य जो हम करते हैं, आखिरी बात करेंगे आज की, फिर कल बात करेंगे। कोई भी कार्य हम करते हैं, इसका सुन लो थोड़ा, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज का बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। आज जो कानून लागू है उसके तहत जो दंड है वही मुझे दिया जाएगा। जैसे आज मैंने कार्य किया, अपराध है, आज अपराध हो गया, उसके लिए दंड है 1 साल का। ट्रायल शुरू हो गई, ट्रायल 6 महीने चल पाई थी अभी, या साल भर ट्रायल तो चलती है लंबी, ट्रायल चलने लगी और इसी बीच में अमेंडमेंट होकर पनिशमेंट 3 साल हो गई उसी अपराध के लिए। नहीं, मुझे ओल्ड लॉ से ही डील किया, ध्यान रखना। अब उल्टा बोलते हैं, उसके लिए दंड था 1 साल का और नया कानून संशोधन होकर आया, अब दंड रह गया 6 महीने। अब हम तो पुराना के नया। ध्यान रखें, ध्यान रखें, क्रिमिनल लॉज जितने भी पढ़े जाएंगे और उनका जो भी इंटरप्रिटेशन किया जाएगा वो एक्यूज के फेवर में। कभी भी कोई भी इंटरप्रिटेशन प्रोसिक्यूशन के फेवर में नहीं। तो लाभ तो दिया जा सकता है प्रोटेक्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज का, लेकिन लायबिलिटी एक्स पोस्ट फैक्टो मतलब वे कानून जो आज लागू नहीं है। एक्स पोस्ट फैक्टो कार्योत्तर विधियां, मतलब जो अब कार्य में नहीं है, जो अब फंक्शन नहीं कर रही है, वे लॉज, उनसे आपको प्रोटेक्ट किया गया है। आर्टिकल 20 में आपको फंडामेंटल राइट है। चलो बाद में बात करें।